इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा टमाटर फसल की देखभाल। जैसा आप जाना है कि रबी मौसम की जो हमारी सब्जियों की फसलें हैं वो अपनी बढ़वार की अवस्था में हैं, और इसके साथ साथ जिन्होंने अगेती समय पर लगा ली थी किसान भाइयों ने, वो किसान भाई तोड़ कर उनको बाज़ार में भी पहुंचा रहे हैं और उनसे लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में जो टमाटर फसल है वो भी अपनी बढ़वार की अवस्था में है, और जो अगेती लगा ली थी वो किसान भाई बाज़ार में भी पहुंचा रहे हैं। पर समय समय पर मौसम के अनुसार इसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह से किन किन बातों का खास ध्यान रखना है इसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन, और साथ ही करेंगे खेतीबाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। तो आओ करें चर्चा सबसे पहले टमाटर फसल की देखभाल पर। तो जैसा हमने जिक्र कराया कि टमाटर फसल जो है इन दिनों अपनी बढ़वार की अवस्था में है, और जो अगेती किसान भाइयों ने लगा ली उसको जो है किसान भाई तोड़ के खेतों में पहुंचा रहे हैं, खेतों से बाज़ार में पहुंचा रहे हैं। और सब्जियों का जो सेवन करें तो शारीरिक संरचना और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सब्जियों में टमाटर जो है अपना एक अहम स्थान भी रखा है। और इस तरह से देखें जो संकर किस्मों के आने से जो है प्रति एकड़ उत्पादन में भी काफ़ी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पर कई बार देखा जाए कि कुछ बातों का जो समय समय पर ध्यान ना रखें तो इसके पैदावार पर जो है असर पड़ सका है। तो सबसे पहले जो देखें इस पर, जहाँ तक किसान भाइयों ने इसकी रोपाई कर ली तो उसके तुरंत बाद जो है हल्की सी सिंचाई ज़रूर करें। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार 8-10 दिनों के अंतर पर जो है सिंचाई इसके ऊपर ज़रूर करें कि जहाँ जहाँ आप यह कर रहे हैं। और टमाटर में जो है सिंचाई पतली रखें, ज़्यादा भारी सिंचाई ना करें, और बेहतर है जो चरा है या नालियाँ बना रखी हैं तो उनके ज़रिए सिंचाई करें तो वो उसमें और भी सहायक होगी उसकी बढ़वार में। और इसके साथ साथ समय समय पर खरपतवार नियंत्रण जरूर करें। और आमतौर पर देखा जाए कि 2 नड़ाई गुड़ाई की ज़रूरत पड़े है, पहली पौधरोपण के लगभग 20-25 दिनों के बाद, और दूसरी जो है पौधरोपण के 40-45 दिनों के बाद। और इसी दौरान जो है मिट्टी चढ़ाने का काम भी जड़ों पर कर देना चाहिए, क्योंकि जब वजन हो जाए पौधों पे तो पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाए। जड़ा मजबूत होंगी, सुरक्षित होंगी तो पौधे भी सीधी बढ़वार करेंगे। और टमाटर की फसल में जो है नड़ाई गुड़ाई खुरपी के साथ तो कर ही रहे हैं किसान भाई, और इसके साथ साथ रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी कर सके हैं। इसके लिए पेंडीमेथालिन नामक दवाई का 400 ग्राम प्रति किले की दर से जो है स्टॉम्प 30% का 1.3 लीटर पौधरोपण के लगभग 4 से 5 दिन के बाद छिड़काव जरूर करें। और इसके साथ साथ जहाँ तक तुड़ाई का सवाल है तो टमाटर के फलों को जब उनकी बढ़वार पूरी हो जाए और लाल और पीले रंग की धारियाँ दिखने लगें तो उस अवस्था में इनको तोड़ लें, और कमरे में रख के इनको पका भी सकें हैं, या आजकल जैसे डिब्बा में बंद करते हैं, पेटियों में बंद करते हैं, तो उसके अनुसार भी वो निर्भर करे कि कितनी दूरी पर आप उनको बाज़ार में लेकर जा रहे हैं। पास है तो थोड़े पके हुए ज़्यादा हों, और जो दूर पैलेजन है तो अध पके टमाटरों को आप पैक कर सकें और उनको वहाँ तक पहुँचा सकें हैं। इसके साथ साथ ये देखा जाए कि कई बार टमाटर में जो है कुछ कीट पतंगों का प्रकोप हो जाए तो उनकी रोकथाम समय समय पर ज़रूरी है। जैसा ये देखा जाए कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो जाए, और सफ़ेद पंखों वाला छोटा सा कीड़ा है जो शरीर जिसका पीले रंग का है, शिशु और प्रौढ़ जो है पत्तों की निचली सतह से रस चूसे हैं जिससे पत्ते पीले पड़ जाएं, और यह मक्खी जो है मरोड़िया यानी विषाणु रोग फैला दे है, और इससे जो है देखेंगे आप उसके पत्ते जो है मुड़ जाएंगे, और फसल पे जो फल आवेंगे वो भी जो है अच्छे नहीं आने के, और फसल जो है हमारी आधी अधूरी सी रह जाएगी। इसलिए इसका प्रकोप को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस कीट के नियंत्रण के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ने
200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव जरूर करें। और इसी तरह से चेपे का प्रकोप भी हो जाए, जिस तरह आपने देखा होगा कई और दूसरी जो हमारी सब्जियां हैं, आलू वगैरह है, या फिर तिलहनी फसलों में भी सरसों तोड़िया वगैरह में प्रकोप इसका कई बार आ जाए, तो ऐसे में इसका प्रकोप इन दिनों में टमाटर की फसल पर भी हो सके है। ये एक बारीक हरे रंग का कीट है जो कि जूं के आकार का या उससे भी छोटा हो सके है, और असंख्य की संख्या में जो है ये हो जाए, कोई गिनती नहीं होती, इतनी संख्या में तेज़ी से बढ़े हैं। तो इनका रोकथाम के लिए भी 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से जो है 15 दिन के हिसाब से छिड़काव जरूर करें। इसी तरह से फल छेदक सुंडी जो है, जिसको के हेलिकोवरप्पा आर्मी जेरा के नाम से भी जाना जाए, ये हरे या पीले भूरे रंग की सुंडी है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर 3 लंबी कटवा स्लेटी रंग की दोनों और सफ़ेद धारियाँ होंगी। ये सुंडियाँ कोमल पत्तों को खा जाए हैं और कलियों, फूलों और फलों में सुराख करते हैं और ग्रसित फल बाद में सड़ जाए। ये टमाटर के अलावा दूसरी फसलें हैं जिस तरह चना है, अरहर है, मटर, कपास, सूरजमुखी वगैरह को भी नुकसान पहुँचा। और जो इनमें से कोई भी फसल टमाटर की फसल के आसपास है, तो यहाँ से ये जो फल छेदक सुंडी है टमाटर की फसल पर भी आ सके है और उसका प्रकोप इस पर बढ़ सके है। इस कीट का प्रकोप होने पर जो है किसान भाई 200 से 250 लीटर पानी में प्रति किले के हिसाब से ज़रूरत के अनुसार 15 दिन के अंतर पर जो है छिड़काव कर सके हैं। और जो रसायन कीटनाशी इस्तेमाल करेंगे वो है 75 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 EC, या फिर 200 मिलीलीटर डेल्टा मेथ्रीन 2.8 EC, या फिर 60 मिलीलीटर साइपर मेथ्रीन 25 EC, या फिर 150 मिलीलीटर साइपर मेथ्रीन 10 EC, या इसके अलावा 500 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर का धूड़ा भी लगाया जा सका है। इनमें से कोई भी एक दवाई मिल जाए तो किसान भाई उसका इस्तेमाल जो फल छेदक सुंडी है उसके प्रकोप को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सके हैं। और इसी तरह से ये देखा जाए कि कई बार कुछ बीमारियां, उनका प्रकोप जो है मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव होने के साथ ये देखा जाए इसके ऊपर तेज़ी से आ जाए टमाटर की फसल पे। ऐसे में जो है आद्र गलन रोग, यो जो है शुरू में यानी जब नर्सरी आप तैयार करने लगे हैं तो पौधशाला नर्सरी के एक गंभीर बीमारी मानी जाए। तो इस रोग से पौधे जो है अंकुरण से पहले और बाद में भी मर जाएंगे। बिजाई से पहले बीज का उपचार 2.5 ग्राम एमिसान या कैप्टान या थीराम दवाई के 1 किलो बीज में मिला के करें। उगने के बाद जो है पौधों को गिरने से बचाने के लिए 0.2% यानी कि 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर में कैप्टान के छिड़काव से नर्सरी की सिंचाई कर सके हैं। इसके अलावा एक और रोग है, वो है अगेता झुलसा रोग। गोल और तिकोने गहरे भूरे रंग या काले दाग पत्तों पर और फलों पर जो है इसके पड़ जाएंगे, और तने पे पहला अंडेकार और फिर बेलनाकार से धब्बे बन जाएंगे जिससे पौधे सूख के मर जाएंगे, और फलों पे जो है धब्बे टहनी वाली तरफ से शुरू होंगे। इसके साथ साथ ये देखा जाए कि जो इसकी सिंचाई, इसकी रोकथाम के लिए ये देखा जाए कि इसमें ज़्यादा सिंचाई ना करें, खूब गई सड़ी खाद का इस्तेमाल करें, कच्ची खाद ना इस्तेमाल करें। आद्रगलन बीमारी के लिए जो जिस तरह हम रोकथाम में पहले हमने कैप्टान का छिड़काव भी कराया था नर्सरी में, या फिर थीराम या एमिसान का इस्तेमाल करे थे, तो उनका इस्तेमाल भी इसमें कर सके हैं। और फसल पर जीराम, जीनेब, मैंकोजेब या एंडोफिल M45 का 400 ग्राम प्रति किले के हिसाब से 200 लीटर पानी के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव कर सके हैं। इसी तरह से पत्ती मरोड़ और काली धारियों वाला और मोजेक विषाणु रोग भी आ जाए, जिसके कारण पौधों की बढ़वार रुक जाएगी, पत्तियां मोटी, भद्दी, मुड़ी हुई हो जाएंगी, तने पर धारियां पड़ जाएंगी, फल बहुत ही छोटा रह जाएगा जो कि मरा हुआ ऐसा दिखेगा, और कई बार यूँ लगेगा कि जैसे यूँ बढ़ जाएगा, अंदेशा रहेगा पर उसकी बढ़वार नहीं होने की। तो इसके लिए पहले तो इस बात का ध्यान रखें, जब नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस दौरान अच्छे स्वस्थ और जांची परखी जगह से जो है रोग रहित बीज लें और उसके बाद नर्सरी तैयार करें। जो किसान भाई आगे टमाटर की फसल की लगाना चाह रहे हैं या पौध तैयार करना चाह रहे हैं तो इन बात का ध्यान रख के वो तैयार करें। और इसके साथ साथ बीमारी फैलाने वाले कीड़ों का नर्सरी और खेतों में रोकथाम करें, जिनके से कि विषाणु रोग का प्रकोप ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ 10 से 15 दिन के अंतर पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जरूर करें। जिस तरह के हमने जिक्र कराया था कि जैसे सफ़ेद मक्खी है, उसकी रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर
15 दिन के अंतर पर छिड़काव कर रहे हैं तो उसकी रोकथाम के साथ साथ जो विषाणु रोग है या मरोड़िया है या पत्ता मरोड़ रोग है उसकी भी रोकथाम हो जाएगी। इसी तरह से जड़ गांठ रोग है, जड़ों की गांठों वाले सूत्रकृमि से ग्रस्त पौधे पीले पड़ जाएंगे और उनकी बढ़वार रुक जाएगी, पौधों की जड़ों में गांठा बन जाएंगी या फिर वे फूल जाएंगी। तो इसकी रोकथाम के लिए नर्सरी में कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान 3 दानेदार 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो है छिड़काव कर सके हैं। और इसके साथ साथ जो है इसमें यूँ भी हो जाए है कि मौसम के अनुसार देख लें कि बरसात की फसल ले रहे हैं, गर्मियों की फसल ले रहे हैं या सर्दियों की फसल ले रहे हैं। जिस तरह आजकल के लिए अब देख रहे हैं कि शीतकालीन मौसम चल रहा है, सर्दी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इसमें हमने हल्की हल्की सी सिंचाई करनी है, ज़्यादा गहरी सिंचाई ना करें, पर समय समय पर खेतों में नमी बनी रहे। और उसके साथ साथ जो पौधे हैं वो पाले से भी बचाने हैं, तो उसके लिए हल्का धुआं भी खेत के अंदर कराया जा सके है, जिससे कि जो हमारी टमाटर की या फिर दूसरे सदाबहार पौधे हैं या और दूसरी सब्जी हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा पाला पड़ जाए तो उससे सीधा फ़र्क इसके असर इनके ऊपर आवे। तो उनकी सारों की ध्यान रखते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम अपनी टमाटर की फसल को जो है सुरक्षित रख सके हैं। और इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, खास करके जो किसान भाई नई टमाटर की फसल लगाने जा रहे हैं तो वो खेत की तैयारी के दौरान जो है कम से कम 10 टन गोबर या कंपोस्ट की तैयार खाद जरूर दें। इसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश की कमी वाले इलाकों में 20 किलोग्राम पोटाश प्रति किले के हिसाब से दे सके हैं। और खेत तैयार करने के दौरान फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत में दे देनी चाहिए। और नाइट्रोजन खाद की बाकी बची हुई मात्रा जो है वो पौधरोपण के 4 हफ्ते के बाद और दूसरी मात्रा जो है पहली मात्रा के 1 महीने के बाद जो है बराबर बराबर दे दे। नाइट्रोजन खाद देने के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। टमाटर में फटने की समस्या रोकने के लिए 0.3% बोरेक्स का छिड़काव फल लगने के समय और इसके 15 दिन के बाद जो है ज़रूर करें। तीसरा छिड़काव जब फल पके तो शुरू हो जाए तो उस दौरान जो है उसके ऊपर इसका छिड़काव कराया जा सके। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए जो हम टमाटर की फसल लगा रहे हैं या फिर खेत में इन दिनों बढ़वार कर रही है तो किसान भाई उससे अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा टमाटर फसल की देखभाल पे और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनाए यो लोकगीत। समंदरी सी से हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखन लगे सारा। समंदरी सी से हुए ब्रह्म ज्ञानी बाप के 9 बेटे हों पेट भरन ना पावेगा। वीर मर्द होंगे न्यारे न्यारे ऐसा जमाना आवेगा। घर घर में पंचायती हो जा कौन किसने समझावेगा। धन के बलते धर्म चल्या जा अधर्म ते धन कमावेगा। फिर जोड़ जोड़ के मर जा किसे ते, जोड़ जोड़ के मर जा किसे ते, मांग्या देवना उधारा। व्यास जी कलु काल का हाल लिखन लगे सारा।
दुनिया ते अधर्म की जीत रहेगी, 2 दिन की होंगी यारी न सच्ची प्रीत रहेगी। खानदान पहरान बदल जा न कुल की रीत रहेगी, भाण भाई के चले मुकदमे बिगड़ी नीत रहेगी। भाण भाई के चले मुकदमे बिगड़ी बात रहेगी। फिर वीर नौकरी करया करेंगी, वीर नौकरी करया करेंगी, फिर भी मुश्किल चले गुजारा। गलू काले का आए दिल खण लगे सारा। जब हो पूरा प्रकाश कलू का, कोई कच्चा घर ना पावेगा। मदरा मीट मांस खाने ते कोई ना शर्मावेगा। भाई ने भाई ना चाहे ऐसा जमाना आवेगा। गौ अलोप होंगी भारत में, पूजा कौन करावेगा। मेरे संध्या तर्पण हवन वेद, संध्या तर्पण हवन वेद, और वस्तु जांगी 12। वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखण लगे सारा। चंद अक्षत्री घर में को न्याराज रहेगा। बिजड़े मंत्री बनया करेंगे, नशर पे ताज रहेगा। फिर बिन रिश्वत कोई काम चले ना, बिल्कुल लिहाज रहेगा। धर्म चल्या जा दुनिया ते पाप बेअंदाज रहेगा। फिर वीर उगाड़े सिर आंडेंगी, वीर उगाड़े सिर आंडेंगी, जिस पे दल खप गए थे 18। व्यास जी कलू काल का हाल लिखने लगे सारा। समंदरी ऋषि से हुए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा। वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखने लगे सारा। और ये तो सुने भाइयों ने लोकगीत, और भाइयों अब सुनेंगे मौसम की जानकारी
कि आज के मौसम का जो है क्या कुछ हिसाब किताब रहा और क्या पूर्वानुमान है। तो आओ सुने यह जान। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 91 और 49% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 6 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में कोई बदलाव न होने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान अल सुबह कहीं कहीं हल्की धुंध आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का अनुमान है तो आप अपने फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, छिड़काव, निराई व गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। तो यह तो सुनी भैया ने मौसम की जानकारी। और अब बात करेंगे कल के कृषि कार्यक्रम की। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो जैसा भाई जाना है कि कल को है दिन रविवार, तो इस दिन रहा किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और अब करेंगे भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती की जानकारी पे, यानी कि जीवाणु खाद का क्या महत्व है और इसका उपयोग जो है किस तरह से ज़्यादा कर सके हैं किसान भाई। तो जहाँ तक किसान भाइयों जैविक खेती की बात करें, जीवाणु खाद की बात करें, जैसा दिखें कि आजकल के दिनों में कि ज़्यादा उत्पादन के लिए बहुत से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का गिरावट हो रही है। और इसका दुष्प्रभाव ये देखा जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों और दूसरे जीवधारियों पर जो है इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। साथ साथ भूमिगत जल जो है वो भी प्रदूषित हो जाए। इसलिए हमने पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ साथ आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए जो है जैविक खेती को अपनाना चाहिए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान भाई ले सके हैं। और जैविक खेती में सभी प्रकार की फसलों और पौधों के लिए जो है इस्तेमाल में लाई जाने वाली मिट्टी को रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक और हर प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बिल्कुल मुक्त रखा जा सके। इसमें केवल गोबर की खाद, हरी खाद, केंचुए द्वारा बनाई गई खाद, बायोगैस स्लरीज से मिलने वाली जो खाद है या जीवाणु खाद, जैविक खरपतवारनाशक, जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदनाशक का ही इस्तेमाल करा जाए। और क्योंकि रासायनिक उर्वरक दवाइयों के अवशेष हमारे शरीर में भी पहुंच के बहुत से रोगों को जन्म देते हैं। और इससे जो देखा जा है कि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जो है जागरूक हो रहे हैं, और जो जागरूक नहीं होंगे तो उनको जो है इन कुप्रभावों को झेलना भी पड़ेगा। इसलिए ये जैविक उत्पादों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। जड़ी बूटी और औषधीय पौधों की फसल तो केवल जैविक खेती के जरिए ही संभव है, और आज लोग इन पौधों के महत्व को भी समझ चुके हैं। इसलिए इनकी भी बाजार में मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए किसान भाई जो हैं समय के अनुसार जैविक खेती को अपना के जो है काफ़ी लाभ जो है कमा सके हैं। और इसमें जो ध्यान दें कि क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसमें सबसे पहले तो यह है कि खेत में फसल लेने के बाद बचे खुचे अवशेषों का सदुपयोग हो जाएगा। खेत में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धि जो है वह बढ़ेगी, और खेती की भू संरचना में भी सुधार होगा। तासीर में जो है खेत की मिट्टी की उसमें भी सुधार होगा। खेत में जैविक पदार्थों यानी कार्बन वगैरह की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। मिट्टी कटाव और जल बहाव नियंत्रित हो जाएगा, जिससे कि भूमि और जल संरक्षण ज़्यादा होगा। पालतू पशुओं के मलमूत्र और घर के दूसरे कूड़े करकट का जो है सही इस्तेमाल खेत में होगा, और भूमि में पौधों के अनुकूल वातावरण होने से जो है बढ़वार अच्छी होगी, और प्रदूषण नियंत्रित होने से हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा और सबकी सुरक्षा बढ़ेगी। कम लागत में फसल का उत्पादन संभव होगा, और मित्र कीट जिस तरह के मधुमक्खी, हानिकारक कीटों के शत्रुओं का संरक्षण होगा। जैविक खेती से उत्पादन की जो गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, और इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। जो उत्पाद, जो चीज़ें हम फसल के रूप में अपने खेतों से जैविक खेती के जरिए लेंगे। जैविक खेती और जैविक बीज उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सके है, इसलिए यह रोजगार बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होगा।
और इसके लिए देखा जाए कि जैविक खेती शुरू करने के लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम पिछले 5 सालों से रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल ना हो, या धीरे धीरे उसमें इन रासायनिक खादों वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम हो रहा है, और या फिर जैविक खेती के लिए जो है ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जिसमें किसी भी प्रकार के जो कीटनाशक हैं, दवाइयाँ वगैरह के अवशेष ना रहे हों। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करें जिसमें कि जो हरी खाद है उसका इस्तेमाल हो, गोबर की दोमट खाद है उसका इस्तेमाल हो, दोमट मिट्टी को बढ़ाया जाए। इस तरह से जब हम देखेंगे तो जैविक विधि से जो फसलें ले रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों को पहुंचेगा। और एक बात का ध्यान रखें कि खेत जो है भारी धातु जो है कोई भी किसी तरह की वो उसके अंदर ना हो। और जीवाणु और जैव खाद जिस तरह राइजोबियम का टिक्का है, ये टिक्का बहुत ही लाभदायक है, जिसमें जीवाणु है जो दलहनी फसलों में खाद के लिए इस्तेमाल होगा। अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के राइजोबियम जीवाणु का इस्तेमाल कर सके हैं, और ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर दलहनी फसलों की जो है पौधे की जड़ों में गांठें बना कर उनको स्थिर करेंगे, और जीवाणुओं के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक बढ़वार होगी। इसी तरह से एस्टोबैक्टर टिक्का है, यो गेहूं वगैरह की अनाज वाली फसलों में इस्तेमाल होगा। यो एक सूक्ष्म जीवाणु है और लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्थिर करने की क्षमता रखा है। और इसके साथ साथ जो इसमें दूसरे कारक जो पदार्थ है जैसे जिब्रेलिक एसिड वगैरह अन्य रसायन जो पौधों की जड़ों में होने वाली बीमारियों और बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को रोकने में सहायक हो सकेगा। इसी तरह फास्फेट सॉल्युबिलाइजर टिक्का जो है इसके इस्तेमाल से भी जैविक खाद के रूप में कराया जा सकता है और फास्फेट उर्वरक तत्व की उपलब्धता को बढ़ावेगा, और इससे कार्बनिक अम्लों जैसे सक्सिनिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटानिक जो अम्ल है और लैक्टिक अम्ल जो है पैदा करने वाली भूमि में उसको स्थिर करेगा, और इस तरह से उसको अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील में बदल देगा। इस तरह से कई है, एजोस्पाइरिलियम का टिक्का है, नीला हरित शैवाल टिक्का है, तो उनको जो है किसान भाई इस्तेमाल करें समय समय पर, और फसलों से एक अच्छा उत्पादन जो है वो इसमें ले सके है। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।